वो 3 दिन पहले बोल चुके हैं और आज राज्यसभा में वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में असहिष्णुता पर बहस चल रही है, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बात रख रहे हैं, उसमें हंगामा हो गया। हम लौट रहे हैं आज की बड़ी बहस पर। आज सवाल यह कि क्या नवाज शरीफ से बात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बेताब हो गए? यह सवाल इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन के दौरान मोदी और शरीफ की जो मुलाकात हुई, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का मीडिया लगातार ये बात ऐसे पेश कर रहा है जैसे चंद मिनट की उस मुलाकात के लिए पहल भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई। ध्यान देने की बात यह कि भारत की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया इतनी भर आई कि यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। शरीफ की ओर से जो बयान आया उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही यह बताया गया कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। ऐसे में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन के दौरान क्या किसी का हृदय परिवर्तन हो गया या फिर पाकिस्तान जानबूझकर खुराफात कर रहा है? इस तस्वीर पर चर्चा गर्म है, जितने मुंह उतनी बात। लेकिन हमारे लिए अहम है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुंह से निकली बात। वो अपना आज वहाँ बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तशरीफ लाए और उन्होंने आके जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हम अपना चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान हुई इस मीटिंग को भारत की तरफ से एक शिष्टाचार मुलाकात भर बताया गया। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई। लेकिन पाक प्रधानमंत्री ने न केवल आगे बढ़कर बयान दिया, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी दिन भर इसी मुद्दे पर अपने तरीके से बहस करता रहा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखकर नरेंद्र मोदी को मुस्कुराहट का इजहार किया, मुस्कुराया और उसके बाद नरेंद्र मोदी खुद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास चलकर आए, मुसाफा किया। फिर दोनों रहनुमा वहीं पर मौजूद एक सोफे पर बैठ गए और कुछ देर के लिए बेतकल्लुफी के साथ, गर्मजोशी के साथ बातचीत की है। सरकार कह रही है कि उसकी तरफ से तो बात कभी बंद भी नहीं हुई थी। देखिए, हमें लगता है कि बातचीत में कभी कोई हमारी हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई बंदिश रही नहीं। उसके कई कारण रहे जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी और नवाज की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये तो फोटो सेशन है, इसके कोई गंभीर अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए और सीमा पार से आतंकवाद जारी है, मुठभेड़ जारी है, इन्फिल्ट्रेशन जारी है, तो ये तो फोटो सेशन की मुलाकात है। लेकिन मुलाकात की पहल किसने की? जैसा कि नवाज का दावा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ बढ़ाया? कौन किसने पहले हाथ मिलाया, मेरे ख्याल में ये बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि मोदी जी ने ही अगर पहल की हो तो इससे क्या हो जाता है। नवाज शरीफ के बारे में पिछले दिनों यह खबर भी आई थी कि वो बिना शर्त भारत से बातचीत को तैयार हैं। और अब मोदी और नवाज की मुलाकात। यह तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। भारत में आईएसआई के जासूस पकड़े गए हैं और यह खुलासा हुआ है कि आईएसआई के जासूस पूरे भारत में फैले हुए हैं। खुलासा यह भी कि आतंकी कार्रवाई के लिए सीधे आईएसआई से पैसा आता है और भारत में आतंक फैलाने के लिए बाकायदा सैलरी दी जाती है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों में ऐसी क्या बात हुई है जिससे उनको ये नजर आ गया कि पाकिस्तान ने भारत के प्रति जो अपना रवैया था, जो आतंकी गतिविधियों पर आधारित था, उसमें कोई सुधार हुआ है। मुलाकात तो मुलाकात, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की बात पर भी सरकार ने रुख साफ नहीं किया है। तो क्या माना जाए? फ्रांस में हुई मुलाकात पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, पाकिस्तान की कोई खुराफात है? क्या नवाज से बात के लिए वाकई प्रधानमंत्री मोदी बेकरारी दिखा रहे हैं? इन्हीं सवालों पर बहस ताल ठोक के। जी, तो सवालों के जवाब आज देने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मीम अफजल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और राजीव डोगरा हैं,
पूर्व राजनयिक हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत के प्रधानमंत्री वाकई इतने बेताब थे बातचीत करने के लिए जितने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बता रहे हैं? देखिए रोहित जी, डिप्लोमेसी एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही गंभीर विषय होता है। उसमें इफ्स एंड बट्स, अगर और मगर के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमारे तरफ से MEA का जो आपने भी स्टेटमेंट बताया कि एक शिष्टाचार मीटिंग थी, स्वाभाविक रूप से क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस गए हुए हैं। वहाँ 196 कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक कॉम्पिटिशन का माहौल है, दोनों के बीच में लाइनें खिंची हुई है, स्ट्रेटेजाइज करने की आवश्यकता है। 100 से भी अधिक जो है 16 कंट्रीज को लेकर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इंडिया और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होती है, तो मुझे लगता है इससे हमें, जब तक कि किसी प्रकार का वक्तव्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, वो नहीं पढ़ने की कोशिश करना चाहिए जो नहीं लिखा हुआ है। संबित, मैं वापस आऊं आपके पास सवाल अगला करने, उसके पहले प्रधानमंत्री कुछ अहम बात कह रहे हैं राज्यसभा में। एक बार फिर से वापस चल रहे हैं राज्यसभा, उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटते हैं। मेरा भाई है, ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है, परमात्मा ने उसको भी उतनी ही शक्ति दी है। मुझे तो अवसर मिला, लेकिन उसको अवसर नहीं मिला। उसको अवसर मिले, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी उतना ही अनिवार्य है। ना हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार होता है तो ये हमारे लिए कलंक है, एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। इस दर्द को हमने अनुभव करना चाहिए और इस दर्द को हमने नीचे तक समाज की संवेदना जगाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर ने, ये बात सही है कि हम जब सरदार पटेल को याद करते हैं तो भारत की एकता के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम सरदार साहब ने देश एक किया, सरदार साहब ने देश एक किया, इस पर अटक जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। एकता का मंत्र भारत जैसे देश में केंद्रस्थ होना चाहिए। बिखरने के लिए तो बहुत बहाने मिल सकते हैं, जुड़ने के अवसर खोजना हमारा दायित्व होगा। और इसलिए बिखरने के बहाने तो मिल जाएंगे, 125 करोड़ का देश है, कहीं किसी कोने से मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका दायित्व है कि बिखरने के बहानों के बीच भी जुड़ने के अवसर खोजें, लोगों को प्रेरित करें और जोड़ने की ताकत दें। ये हम लोगों का दायित्व है देश की एकता और अखंडितता के लिए। और यही तो हमारे पूर्वजों ने कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये बात हमारी रगों में भरी पड़ी हुई है और इसलिए देश की एकता और अखंडितता के मंत्र को हमने निरंतर मंत्र को बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरे मन में एक कार्यक्रम चल रहा है, मैं आशा करूंगा कि आप में जो सोच लेते हैं, समय है, वे भी कुछ नए आइडिया देंगे तो उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना मेरे मन में चल रही है, मैं ऐसे ही विचार छोड़ रहा हूं, अभी तो मैंने कोई डिजाइन बनाई नहीं है। हमारे देश में हमने बहुत लड़ लिया, दक्षिण के लोगों को लगता है हिंदी हम पर ठोकते रहो तुम, और मैंने देखा यहां भाषण में कहीं न कहीं आता है। लेकिन एक और भी तरीका है देश को समझने का, जानने का, आगे बढ़ने का। और मैंने 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन पर इसका थोड़ा सा उल्लेख किया था। क्या हम राज्यों को प्रेरित कर सकते हैं कि जिसमें आग्रह किया जाए कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य है, वो तय करे कि 2016 में हम केरल महोत्सव मनाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य में मलयालम भाषा के अल्फाबेट्स बच्चों को परिचित करवाए जाएं। एक 100 वाक्य, ज्यादा नहीं, 100 सेंटेंसेस स्कूलों में बच्चों को सहज कैसे हो, चाय पिया का, वो मजाक में चलता रहेगा, वो सीख जाएंगे।
कभी मलयालम फिल्म फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में क्यों ना हो? क्यों न वहां का खान पान, वहां के लोग, वहां के नाट्य यहां आए, लोग देखें। उसी प्रकार से कोई और राज्य, किसी और एक राज्य एक साल के लिए दूसरे राज्य के साथ अपने आप को जोड़े। यहां से उस साल जितने बच्चे टूरिस्ट के नाते जाएंगे तो उसी राज्य में जाएंगे। हम धीरे धीरे करके अगर हिंदुस्तान के सभी राज्य हर वर्ष एक राज्य मनाना शुरू कर दें, और ज्यादा नहीं, एक 5 गीत। अब देखिए, हम सब लोग वैष्णवजन से परिचित हैं। वैष्णवजन तो तेनेरे कहिए सब परिचित है। हम वैष्णवजन तो तेनेरे कहिए जब सुनते हैं, गाते हैं, हमें पराया नहीं लगता है। कभी याद नहीं आता है कि किस भाषा में लिखा गया है। वो इतना हमारे साथ जुड़ गया है। क्यों न हम हमारे देश की सब भाषा के 4-5 अच्छे गीत हमारे देश की नई पीढ़ी को गाने की आदत डालें। हमें संस्कार बढ़ाने होंगे, और मुझे लगता है कि संविधान की जो भावना है, उस भावना को आदर करते हुए हमने इस बात को करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो आर्थिक चिंतन था, मैं बाद में आपको समय दूंगा, मैं बाद में आपको समय दे दूंगा। प्लीज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, माननीय सभापति जी, अपने आर्थिक चिंतन की उनकी विशेषताएं रही थी, और वे औद्योगिकरण के पक्ष में थे। और सबसे बड़ी बात वो कहते थे, मैं चाहूंगा कि सदन, मैं लंबा नहीं कहूंगा लेकिन भाव मेरा सदन समझ जाएगा। बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे कि हिंदुस्तान में औद्योगिकरण होना जरूरी है, और वो कहते थे कि दलितों के पास जमीन नहीं है, वो जमीन के मालिक नहीं है। उनको अगर रोजगार दिलाना है तो जिसके पास जमीन नहीं वो कहां जाएगा? औद्योगिकरण इसलिए भी होना चाहिए कि समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के रोजगार के अवसर पैदा हो। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर के आज विचार कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, वो क्या कहा था। उन्होंने आर्थिक चिंतन करके, और मैं मानता हूं आज जो हम विवाद करते हैं, उस समय क्या सोच बाबा साहब की थी, वो हमारे लिए एक दिशा दर्शक रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, राज्य का दायित्व है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन की ऐसी योजना बनाए जो उच्च उत्पादकता की ओर ले जाए, लेकिन ऐसा करते समय दूसरे अवसर बंद नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वह उद्यम उपलब्ध कराएं तथा जो कुछ लाभ हासिल हो उसका सबको बराबर वितरण करे। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूंजी और मशीनरी में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में श्रम में कटौती करनी पड़ेगी, ताकि भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। अतिरिक्त श्रमिकों को गैर कृषि उत्पादक क्षेत्रों में लगाने से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाला दबाव एकदम से कम हो जाएगा और भारत में उपलब्ध भूमि पर अत्यधिक प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब इन श्रमिकों को कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में लगाया जाएगा तो वे न केवल अपनी आजीविका कमा लेंगे बल्कि अधिक उत्पादन करेंगे, और अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक पूंजी। संक्षेप में, हालांकि ये चाहे जितना विचित्र लगे, परंतु भारत का औद्योगिकरण ही भारत की
कृषि समस्याओं का सबसे कारगर उपचार है। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक और जगह पे कहा था कि भारत चिमटी की दो फलकों के बीच फंसा हुआ है, जिसका एक फलक आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और दूसरा फलक है उसकी जरूरतों की तुलना में भूमि की सीमित उपलब्धता। इसका परिणाम यह होता है कि हर दशक के अंत में हमारे सामने आबादी और उत्पादन का नकारात्मक संतुलन पैदा हो जाता है और जीवन स्तर घट जाता है और गरीबी बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमिहीन और बिखरे परिवारों की संख्या भी विशाल होती जा रही है। औद्योगिकरण के पक्ष में एक गंभीर अभियान चलाने के अलावा कृषि को लाभकारी बनाने की संभावनाएं न के बराबर है। बाबा साहब आम्बेडकर ने 60 साल पहले हम किन समस्याओं को झेलेंगे, हमें कैसी समस्याओं को जूझना पड़ेगा, हमारा आर्थिक चिंतन क्या होना चाहिए, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे सामने रखा था। ये बात सही है कि हम में से किसी की देशभक्ति में, 125 करोड़ देशवासियों की देशभक्ति में न कोई शक कर सकता है, न शक करने का कोई कारण हो सकता है, और न ही किसी को किसी की देशभक्ति के लिए सुबह शाम अपने सबूत देने पड़ते हो। समाज, हम सब भारत के संविधान से बंधे हुए लोग हैं, भारत के महान संस्कार और परंपराओं से बंधे हुए लोग हैं। दुनिया हमें कैसे देखती थी और दुनिया भारत का किस प्रकार से गौरवगान करती थी, आज जब हम उन महापुरुषों ने संविधान निर्माण किया, वो कौन सा माहौल होगा जिससे उनको इस प्रकार से ले गए होंगे। मैं आज आखिरी शब्द कुछ उसके कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय सभापति जी, मैं मैक्स मुलर को आज कोट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? मैक्स मुलर कहते हैं, अगर मैं ऐसा देश ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को देखूं जहां प्रकृति ने धन, शक्ति और सौंदर्य की सबसे ज्यादा छटा बिखेरी हो, तो पृथ्वी पर असल में स्वर्ग है, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आसमान के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने पसंदीदा उपहारों में से कुछ को सबसे ज्यादा पूरी तरह विकसित किया है, जीवन की बड़े से बड़ी समस्याओं पर गहराई से विचार किया है और उनमें से कुछ का समाधान भी निकाला है, जो उनका भी ध्यान आकर्षित करेगी, जिन्होंने प्लूटो और कांट को पढ़ा है, तो मेरा इशारा भारत की ओर होगा। अगर मैं अपने से पूछूं कि हम किस साहित्य से यहां यूरोप में, जिनका पालन पोषण लगभग पूरी तरह से ग्रीक और रोमन्स तथा यहूदी जाति ज्यूस के विचारों पर हुआ है, सही की पहचान कर सकते हैं, जो कि अपने आंतरिक जीवन को और उत्तम और विस्तृत तथा अधिक विश्वव्यापी और वास्तव में एक सच्चा इंसान बनाने के लिए जरूरी है। केवल इसी जीवन के लिए ही नहीं, अपितु इस रूपांतरित और अविनाशी जीवन के लिए, तो फिर से मेरा इशारा इस महान भारत की ओर होगा। ये बात मैक्स मुलर ने कही है। इस महान विरासत के हम धनी हैं और उसी विरासत हम सबकी ताकत है। आइए हम उसका गौरवगान करें और हम संकल्प करें कि संविधान के प्रकाश में, हमारे महान महापुरुषों की त्याग और तपस्या के प्रकाश में जो उत्तम है उसको लेकर के हम चले। जो काल बाह्य है उसको तो काल भी स्वीकार नहीं करता है, जो नित्य नूतन होता है उसी को स्वीकार करता है। उस नित्य नूतन को लेकर के महान राष्ट्र के निर्माण में हम सभी सदस्य अपना योगदान करेंगे। मैं फिर एक बार
सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभापति जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और संविधान की इस चर्चा के जो उत्तम बिंदु निकले हैं, उन उत्तम बिंदुओं के प्रकाश में हम कानूनों का निर्माण करें तब भी, संसद में आचरण करें तब भी, समाज का नेतृत्व करें तब भी, समाज को आगे ले जाने का प्रयास करें तब भी, उसी बातों को लेकर के चलेंगे। उस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इस सदन को उत्तम प्रवचनों से लाभान्वित कराने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब आंबेडकर और उस महापुरुष के साथ काम करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। राज्यसभा में संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री संविधान और संविधान के प्रति देश के लोगों की भावना क्या होनी चाहिए उसे लेकर अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल हम वापस लौट रहे हैं आज की सबसे बड़ी बहस पर, और सवाल ये कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान से बात करने को बेताब है। हमने सवाल पूछा था संबित पात्रा से, वो कह रहे हैं कि शिष्टाचारवश मुलाकात हुई थी। और दूसरा, डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। मीम अफजल साहब, ये बात तो पिछले 1.5 साल में विपक्ष ने भी और तमाम लोगों ने सरकार को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि डिप्लोमेसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ये समझने में 1.5 साल लग गया, 1.25 साल लग गए? देखिए, ये तो इनका अपना व्यू हो सकता है। ये बात सही है कि डिप्लोमेसी जो होती है उसको बहुत ही गहराई के साथ और बहुत समझ के साथ उस पर चलने की ज़रूरत होती है। मैं तो सिर्फ इस मामले में जो मुलाकात हुई है और उस पर जो आज रिपोर्ट्स आई हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की, और ये पहल उस दिन के फ़ौरन बाद की है जब 4 रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब ने कैमरून के ज़रिए से ये बात कही कि हम बिला शर्त भारत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले जो शराइत लगा रहे थे हमने उसको कबूल नहीं किया था, और उसके बाद हमने ये शर्त लगाई थी कि जब तक आपकी मदाखलत हमारे यहाँ जारी रहेगी, जब तक सीमा पर फायरिंग आप करते रहोगे, जब तक आप हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजते रहोगे, जब तक आप हमारे इलाकों में घुसने की कोशिश करते रहोगे, हम उस वक्त तक बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक ऑफ़र किया तो हमारी मिनिस्ट्री ने उसको डिनाई किया, और उसने ये कहा कि जब तक ये सब बातें हैं हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। उसके 2 ही रोज़ के बाद अगर प्रधानमंत्री की मुलाकात को मैं ये मान लूँ कि शिष्टाचार की थी, तो ये इससे पहले जो मीटिंग एक और हुई थी सार्क में, वहाँ प्रधानमंत्री ने तो हाथ भी नहीं मिलाया था, नज़रें भी नहीं मिलाई थी, यहाँ तक के सलाम दुआ भी नहीं की थी। जो शिष्टाचार उस वक्त दिखाया जा सकता वो भी नहीं दिखाया था। तो कहीं ना कहीं वो तलखी शायद इस मौके पर कुछ कम हुई होगी, या प्रधानमंत्री के दिल में कोई बात होगी जो उन्होंने आगे बढ़ कर के बात की। ये बात बिल्कुल तय है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है, और इस पर आज सवाल भी उठ रहा है। मिनिस्ट्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ये आप तय इसलिए मान रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से कह दिया गया है, या फिर आपके अपने सोर्सेज बता रहे हैं सरकार में? नहीं, मुझे अपने सोर्सेज की बात पे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो अखबारों में रिपोर्ट कल भी आई और कल भी जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे बढ़कर बात की, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इसको बुरा नहीं समझता हूं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इस पर, जब मैंने कल भी कहा था और आज एक बार फिर दोहरा रहा हूं, देखिए बुनियादी बात ये कि पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत हो, इससे किसी को भी शायद एतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है पिछले 1.5 साल के अंदर इस सरकार के आने के बाद, बहुत बार ऐसी कोशिश हुई, हर बार नाकाम हुई है, और हर बार पाकिस्तान का ज्यादा अड़ियल रवैया दिखाई दिया है। ठीक। और हमने फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बातचीत को बंद किया था। ठीक। अब अचानक क्या बात हुई कि हम एक तरफ डिनाइल करते हैं और फिर प्रधानमंत्री बात कर लेते हैं। ठीक। तो ये तो सरकार की तरफ से क्लैरिफाई किया जाना जरूरी था, जो नहीं किया गया है। ठीक। जीडी बख्शी, क्या आपको लगता है सरकार का स्टैंड सॉफ्ट हो रहा है पाकिस्तान पर? देखिए, मैं सिर्फ ये चेतावनी देना चाहूँगा एज अ सुरक्षा विशेषज्ञ कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद में लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि गुटों का पाकिस्तान की आईएसआई जॉइंट उनकी मीटिंग्स ब्रीफिंग्स करा रही है और वो इस फिराक में है कि आने वाले दिनों में वो कश्मीर में, भारतवर्ष में कोई सनसनीखेज टेररिस्ट वारदात को अंजाम दे, मास कैजुअल्टी स्ट्राइक करे। तो फिर आप बताइए कि अगर हम आज इनिशिएटिव ले रहे हैं बातचीत करने की और 1 महीने के अंदर हमारी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश पे ऐसा वार होता है, तो फिर हम क्या मतलब, क्या मायने क्या होगा इस बातचीत का, इस इनिशिएटिव का, इस पूरे पहल का। अगर फॉरेन के देश हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो हमें उन्हें कहना होगा कि वो प्रेशर डालें नवाज शरीफ साहब पर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ही वॉकआउट किए हैं ऊफा की टॉक से। वो बेचारे फ्री एजेंट है ही नहीं, वो किसी चीज़ पे हामी भरते हैं तो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का जो डीप स्टेट कॉम्प्लेक्स है वो उसे नाकारा कर देता है, उसे रद्द कर देता है। और यहाँ तक कि ऊफा के बाद तो उन्होंने उठा के जो सरताज अजीज साहब हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट से ही हटवा कर एक फौजी वहां बिठा दिया। तो साहब अब हम बात करें तो किससे करें? हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं, क्वाइट ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की फौज से तो बात करने नहीं वाले, और पाकिस्तान के हुक्मरानों से जो हम बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, और हमारे मन में एक बड़ी फॉन्ड होप है कि अगर हम डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन से बात करें तो शायद हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, हुआ यह है कि वो ज्यादा कमजोर होती ही दिखती जा रही। राजीव और मैं एक और लास्ट बात कहना चाहता हूं। बोल लीजिए, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊं। पाकिस्तान की नहीं, हमेशा पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया है। जब देखिए भुट्टो साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था थोड़ा वक्त दीजिए, और वो हमसे सारे जो है प्रिजनर ऑफ वॉर वापस लेके चले दिए और वापस जाके कुछ नहीं दिया। हमने हमेशा फौज के नाम पर पाकिस्तान की सिविल सरकारों को बहुत सारी कंसेशंस दी हैं, जबकि वो केवल ऐंठ के ले जाते हैं और कोई सेटलमेंट नहीं होती। ये अब तो टेररिज्म का दौर पाकिस्तान की फौज करवा रही है। वो जो भी आप बातचीत करें नवाज शरीफ साहब से, वो जो दूसरे शरीफ साहब वहां बैठे हैं वो उसे होने नहीं देंगे। तो फिर हम पहल क्यों करें, हम जल्दबाजी क्यों करें, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है राजीव डोगरा साहब, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार बीच बीच में अपने दर्शकों को। घाटी में आज जो हथियार पकड़े गए हैं आतंकवादियों से, उनकी तस्वीर है। इसके अलावा हर दिन जो खबरें आ रही हैं, एक जगह आतंकी हमला होता है, वहां आप निपटने जाइए, दूसरी जगह आतंकी हमला हो जाता है, एक जगह आप अपने जवान गंवाते हैं, दूसरी जगह जवान गंवाते हैं, हर दिन ये खबरें। उस सब के बीच क्या मजबूरी है भारत की कि प्रधानमंत्री को खुद जाकर नवाज शरीफ से कहना पड़ता है कि आइए हम बात करते हैं, मामलों को आगे बढ़ाते हैं, जैसा नवाज शरीफ कह रहे हैं? देखिए, जो आपने सवाल उठाया है वो काफ़ी जटिल सवाल है और काफ़ी गहरा सवाल है, और इसके ऊपर मैंने तो पूरी किताब लिख दी थी, जो जी टीवी ने एक प्रोग्राम भी किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, और उसका किताब का मैसेज यही था कि पंडित नेहरू से लेके 1947 से लेके आज तक हम पाकिस्तान का जवाब नहीं ढूंढ पाए। जो उनकी हरकतें हैं, चाहे टेररिज्म से, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से, वो सारा 1947 से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जब तक हम ये जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, और काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि हम हार्ड स्टेट नहीं हैं, हम डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने वाली स्टेट नहीं है, वो आज भी वो स्थिति है हमारी। तो अगर वो स्थिति है तो क्या करें, क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी सरकार के बारे में प्रोपेगेंडा आने से पहले ही पाकिस्तान ने किया था कि ये तो एक्सट्रीम राइट विंग है, हार्ड लाइन है, और ये हमारे से बात नहीं करेगी, इससे झगड़े और बढ़ेंगे। तो इस बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही एक बड़ी शुरुआत की थी, जब सारे सार्क के और कुछ और नेबरिंग कंट्रीज़ को बुलाया था अपनी स्वेरिंग इन में। उसका जो अंजाम हुआ पाकिस्तान के बनस्पत वो आप सब जानते हैं।
उसके बाद फिर उन्होंने शुरुआत की, पहला कदम लिया जब सार्क की मीटिंग हुई, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर ऊफा में हुआ और अब फिर एक कदम उन्होंने उठाया है। तो एक जो स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन में यही डिफरेंस है कि स्टेट्समैन फिर भी कोशिश करता रहता है कि शायद डिप्लोमेसी के जरिए कुछ उम्मीद खड़ी हो जाए, पर ये जो राह है ये बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उम्मीद जागेगी, पर फिर कुछ ना कुछ, जैसे आपके पहले स्पीकर्स ने कहा, तीनों ने कहा कि कुछ ना कुछ उसमें डीप स्टेट जो पाकिस्तान की है उनकी प्लान्स पूरे जो स्थिति को चौपट कर देती हैं। तो दो पहलू हैं इस चीज़ के कि क्या प्रधानमंत्री ने गलत स्टेप लिया एक इनिशिएटिव लेके। मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल गलत स्टेप नहीं लिया। वर्ल्ड स्टेज में उन्होंने अपने आप पहला कदम लिया और सबने नोटिस किया। उसके बाद क्या होता है वो तो आने वाले दिन बताएंगे, और मेरे को ये लगता है कि हो सकता है थोड़े से एक दो पीआर पॉजिटिव स्टेप्स हों, पर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ टेरर इंसिडेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा खटास आएगी कि फिर हम 2 स्टेप्स बैक वाले सिचुएशन में आ जाएंगे। संबित पात्रा, तो मैं बहुत उम्मीद नहीं रखता हूं, पर मैं प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। ठीक सर। संबित पात्रा, लेकिन क्या दिक्कत है कि जो चीज सब देख पा रहे हैं वो सरकार नहीं देख पा रही। सबको पता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, सिर्फ सरकार को ही पता नहीं है। सबको पता है कि देश में इस वक्त सेंटीमेंट नहीं है पाकिस्तान की तरफ प्रो दिखाई देने का, लेकिन सरकार को शायद पता नहीं है। सबको पता है कि क्रिकेट खेलने का मौसम नहीं है पाकिस्तान के साथ। जब आपके शहीद मर रहे हैं, लोग हर रोज जवानों की मौत हो रही है, आप उनकी लाशों पर क्रिकेट भी खेलने के प्लान बनाने देते हैं अपनी बीसीसीआई को। नहीं, देखिए रोहित जी, मैं तो बात शुरू से ही कह रहा हूं कि वी शुड नॉट ट्राई टू रीड समथिंग विच इज नॉट रिटन। क्लाइमेट की पॉलिसी के ऊपर डिस्कस हो रहा है, प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ क्या डिस्कशन कर रहे हैं कैसे पता किसी को? नवाज शरीफ कांग्रेस को बोल तो रहे खासकर सर, कैसे पता? या तो बोलिए कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, क्या, और आप सच बता दीजिए कि क्या बात हुई, सरकार की तरफ से चीजें रखिए सामने। नहीं, मैंने नवाज शरीफ के पूरे बयान को सुना है कल जब उन्होंने पहली बार बात की। उन्होंने अंत में जब उनसे पूछा गया कि आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मैं एक डिप्लोमेट के रूप में, डिप्लोमेसी का रूल होता है कि कभी भी दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में क्या होता है मैं आपके बीच में आकर डाइवर्ज नहीं करूंगा। उन्होंने बताया नहीं कि उन दोनों के बीच में बात क्या हुई थी। सर, जब अब कौन सड़क से कहां जा रहा था, कैसे आंखें मिली, ये सब बातों से क्या होता है? तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि हम दोनों को मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे ज्यादा वो क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी ये भी तो बताती है कि बिटवीन द लाइंस बताइए और पढ़े लोग उसको बिटवीन द लाइंस। नहीं, सुन लीजिए, आप देखिए वहां क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस होना था। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें स्ट्रैटेजी बनानी है। मोदी जी उसको लीड भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज जो हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं क्लाइमेट पॉलिसी, उसमें किस प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस हो। ऐसे में दोनों राष्ट्राध्यक्षों को मिलना भी चाहिए। लोगों को पता चलता है, किसी प्रकार से नवाज शरीफ ने कहा पता चलता है कि सरकार क्या बात करना चाहती है ऐसे मौके जब होते हैं, तो या केवल आप भी अंदाजे पर चलते हैं जैसे अखबार छापते हैं या टीवी मीडिया चलाता है और फिर अगले दिन सब उसी के उदाहरण देने बैठते हैं कि अखबार में ऐसा छपा था? नहीं, देखिए, हमें पता भी नहीं चलना चाहिए। हम कौन है जो हमें पता चलना चाहिए? ये सब बहुत ही ऊपर लेवल की और डिप्लोमेटिक विषय की बातें होती है। हम प्रवक्ता हैं, हमें कैसे पता चलेगा? दुख का विषय यही है, पता किसी को कुछ नहीं होता है, मगर इतनी जोर से हम डिस्कशन करते हैं कि जिस रूट में नहीं जाना चाहिए डिस्कशन, उस रूट में भी चला जाता है। मैं तो कल मजाक में कांग्रेस को कह रहा था, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने निकल कर जिस प्रकार से बयान दिया, मैंने कहा क्या सोफे के पीछे में मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद बैठे हुए थे जो उनको सब कुछ मालूम पड़ रहा था क्या बातचीत हो रही थी? जब हमको ही नहीं पता, हम सरकार के जिस पार्टी की सरकार है उसके प्रवक्ता हैं, तो उनको कैसे मालूम पड़ गया क्या बातचीत हुई है? जब औपचारिक रूप से इस पे सरकार जिस सरकार की कुछ बोलेगी, हम जरूर उस पे बोलेंगे। सरकार को चलाने वाली पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, उन्हीं को जानकारी नहीं है सर, तो देश तो अंधेरे में रहेगा ही रहेगा।
आप देश के सामने साफ करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब चीजें कि आप किस दिशा में ले जा रहे हैं चीजों को। आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? आप पाकिस्तान से अपने सैनिकों के सिर वापस लाना चाहते हैं या हर रोज अपने सिर कटाते रहना चाहते हैं? आप पाकिस्तान के साथ लाशों पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते? आप अंधेरे में रखना चाहते हैं देश को, और इसीलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है। कोई अंधेरे में नहीं रख रहा है सुमित जी सॉरी रोहित जी, कोई भी अंधेरे में नहीं रख रहा है। आप देखिए, इस सरकार ने पहली बार जब ऊफा में एक दस्तावेज हस्ताक्षर किया गया कि टॉक्स ऑन टेरर, वो एक फर्स्ट टाइम हुआ। इससे पहले किसी भी सरकार ने किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करवाया था कि आप टेरर पे ही केवल टॉक करेंगे, मगर ये सरकार करा पाई। उसमें नवाज शरीफ को और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बैकफुट में आना पड़ा अपने देश में जाकर, और कारण शायद यही रहा कि एनएसए लेवल की जो टॉक होनी थी वो नहीं हो पाई। पहली बार हमने ये सक्सेसफुली किया। और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी ये कहा, दो चीजें उन्होंने कही, गौर देने का विषय है। पहली बात उन्होंने कही कि दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, कि शर्तें रखी गई हों, मगर पहली बार मोदी जी के आने के बाद शब्द इस्तेमाल किया कि मोदी जी के आने के बाद शर्तें रखी गई कि आप सेपरेटिस्ट से बातचीत नहीं करेंगे। ये पहले नहीं होता था। तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो मंतव्य है वो बड़ा स्पष्ट है, पॉलिसी बड़ा स्पष्ट है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश के हितों के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम शांति चाहते हैं, मगर शर्त नंबर 1, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट मूव टुगेदर। शर्त नंबर 2 कि आप हमारे कंट्री के इंटरनल अफेयर में मेडल नहीं करोगे, आप हमारे देश में आके सेपरेटिस्ट से बातचीत नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट। हम अंधेरे में कहां रख रहे हैं जनाब? लास्ट कमेंट मीम अफजल, बहुत छोटा सा, 30 सेकंड में मैं आपसे कमेंट चाह रहा हूं, और वो सिर्फ ये कि जिस समय प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, नवाज शरीफ से मिल रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे, उस वक्त आपकी फौजें कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी घाटी में, और वो सारे हथियार पकड़े जा रहे थे जो आज टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं टॉक्स एंड टेरर साथ साथ नहीं चल सकते। यही असल में यही कंट्राडिक्शन है कि एक तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, सुमित, जो हमारे भाई बैठे हैं, उनको तो काफ़ी अच्छा प्रवक्ता माना जाता है और वो काफ़ी अवेयर होते हैं सब चीज़ों से। ये एक टेलीफोन करके अपनी मिनिस्ट्री से बात करके पूछ सकते थे कि भाई हमें क्या बोलना है, सरकार हमारी है, हमको रोज़ टीवी पर जाकर फेस करना पड़ता है। आप बताइए, एक तरफ ये तस्वीरें चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैठे बात कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास है और इस पर सवाल उठेंगे। ये मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, लेकिन सवाल उठने स्वाभाविक है, नेचुरल हैं। जब इस तरह की बात होगी जरूर। आज खबर आई है कि 100 आईएसआई के लोग जो हैं दिल्ली के अंदर बहुत सरगर्म हैं। अब आप बताइए, एक तरफ तो खबर आ रही है कि 100 ऐसे आईएसआई के लोग सरगर्म हैं, दूसरी तरफ पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद जाकर के बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर, और नवाज शरीफ कोई बयान दे रहे हैं और हमारी मिनिस्ट्री खामोश है। माफी चाह रहा हूं सर, आपको काट रहा हूं, हालांकि आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की थी। इस विषय पर आगे बढ़ेगी सरकार, तो मुझे पता है कि हम फिर एक दिन इस पर बहस करने बैठेंगे कि जानबूझकर यहाँ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, देश में असहिष्णुता। बिल्कुल बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप चारों का सीधे लोकसभा लेकर चल रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह असहिष्णुता के मसले पर बात रख रहे हैं, सुनवाते हैं क्या करें। दूसरों की भी तो सुने। इस देश का चप्पा चप्पा अध्यक्ष महोदया विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताएं जो साथ साथ जन्म भी लेती हैं, साथ साथ जीती भी हैं, और ऐसा उदाहरण समूचे विश्व में और कहीं ढूंढने को नहीं मिलेगा जैसा कि भारत में मिलेगा। मैं मानता हूं चीजें आ चुकी हैं, लेकिन यदि मैं नहीं कहूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं मानता हूं इस देश में बड़ी असहिष्णुता की 3 घटनाएं हुई हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बार जब देश का बंटवारा हुआ, भले ही किसी ने मजहबी आधार पर देश के विभाजन की मांग की हो, भारत और हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंट गया हो, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते थे कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होना चाहिए। हम भारत को एक चाहते थे, हम भारत को अखंड चाहते थे। तो पहली बात जब देश का बंटवारा हुआ, तब
तब असहिष्णुता देखने के लिए। प्लीज क्या हो रहा है, प्लीज। दूसरी बात, बैठिए बैठिए जब विरोध की आवाज दबाने के लिए, रमेश जी बैठिए। दूसरी बार जब विरोध की आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी इस देश में इंपोज कर दी गई, और तीसरी बार जब 84 के देशव्यापी दंगे हुए, और आप जानते हैं तीनों के वक्त देश में किसकी सरकार थी, कौन लोग इसके लिए। बैठिए, दिस इज नॉट, किसी पर कोई एलिगेशन नहीं है, बैठिए शांति से प्लीज। नो, आई एम सॉरी, यस प्लीज, नथिंग विल गो ऑन। मोहम्मद सलीम जी, कल से आपको क्या हो गया है, प्लीज बैठिए ना, प्लीज हैव योर सीट। यस